विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से पिकल ने बहुत जोर से उठा के बाकी को जमीन में पटका होता है और वहीं पर बाकी चित पड़ा होता है और पिकल शांति से बैठा हुआ होता है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जो भी एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखे हैं पिकल आर्क के, उन सबको देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, तभी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल कुछ भी नहीं कर रहा होता, बस शांति से बैठा होता है बाकी के पास। बाकी एकदम चित पड़ा होता है और वहाँ पर सभी लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होते हैं क्या हुआ आखिरकार यहाँ पर। बाकी एकदम चित पड़ा हुआ होता है और पिकल भी बड़ी शांति से वहाँ पर बैठा हुआ होता है। कोई भी नहीं जानता कि उसका अगला मूव आखिर होगा तो क्या होगा। तभी हानायामा हमें बताता है कि बाकी से जो फाइट पिकल की हुई उसने पिकल को बदल के रख दिया है। सच में पिकल ने बहुत कुछ सीखा है बाकी से। बाकी ने पिकल को बहुत कुछ सिखाया है इस फाइट के जरिए। यही वो टेक्निक है, यही वो तरीका है जिससे कि वो बाकी को हरा पाया है। हम देखते हैं कि बाकी जो है हार चुका होता है और उसे स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ पिकल खड़ा हो जाता है। अब सच में बिल्कुल अजीब सा मूवमेंट वहाँ पर बन चुका होता है। अब सभी के सभी लोग डरने लगते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब ये पिकल का खाने का वक्त है, वो बाकी को भी खाने के लिए जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में थोड़ी सी रेत होती है जिसमें कि थोड़े नाखून और दांत पड़े होते हैं जो कि टोक्योडो मरीना के शान होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर बाकी का इलाज करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ से बाकी तो जा चुका है। तभी हम देखते हैं बाहर बहुत तेज तूफान सा आ रहा होता है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती है और बाकी वहाँ चल रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि पिकल जो है बिल्कुल टॉप फ्लोर में जाके बैठ गया है टोक्योडो मरीना के। वहाँ पर बाकी भी आ जाता है। वो लोग बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह वहाँ पर एक दूसरे के बगल में बैठकर देख रहे होते हैं नजारा। सच में पिकल को अपना जरा सी तरह फील हो रहा होता है। तभी हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है। तभी उसके एक रूम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बराक ओबामा। वो किसी से बात कर रहे होते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि योजिरो हानमा होते हैं। वो बहुत स्टाइल से उसके सामने बैठे हुए होते हैं और किसी बात पर उन दोनों की चर्चा हो रही होती है। बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं। सच में बहुत गुप्त तरीके से ये मीटिंग चल रही होती है। योजिरो हानमा बता रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा फाइट में लड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसमें इंटरफेयर ना करे। तुम्हें ये बात माननी ही होगी। तभी बराक ओबामा कहते हैं कि मैं समझ गया, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा आपकी फाइट में। मैं आपके सारे कंडीशंस को मानता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे चाहता हूँ। इसके बदले अगर आप वो मेरे लिए करेंगे तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। बस एक छोटी सी चीज है, मैं चाहता हूँ कि आप इस कोयले के टुकड़े को पकड़ें और आप क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर हैं तो इसीलिए मुझे दिखाएं इसे इतना जोर से दबाकर कि ये बिल्कुल डायमंड में बदल जाए। मैं इसे डायमंड में बदलते देखना चाहता हूँ, बस इतना कर दीजिए। तभी हम देखते हैं योजिरो हानमा उस कोयले के टुकड़े को उठाते हैं और उसे बिल्कुल अपने मुक्के में जोर से दबा देते हैं और टेबल में अपना हाथ रख देते हैं और वो अपने हाथ को बहुत जोर से दबाने लगते हैं और टेबल में सीधी लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल अपने उंगलियों से ही काट देते हैं टेबल को। टेबल बहुत जोर से नीचे गिरता है और बराक ओबामा समझ जाते हैं कि योजिरो हानमा क्या कर सकते हैं। तभी सीन आगे चल के थोड़ा सा बदलता है और हम देखते हैं कि हमें एरिजोना स्टेट प्रिजन को दिखाया जा रहा है। वहाँ पर लाइब्रेरी में योजिरो हानमा और बिस्कुट ओलिवा बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं एक दूसरे के। योजिरो हानमा जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं आगे चल के बाकी से लड़ने के लिए। वो स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ भी रहे हैं जिन लोगों से पहले बाकी ने फाइट की है। सच में ओलिवा से लड़ने के लिए, थोड़ी सी ताकत हासिल करने के लिए, अपने आप को आजमाने के लिए वहाँ पर आए होते हैं और वो पंच वाले ग्लव्स पहन लेते हैं और बिल्कुल रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और दूसरी तरफ ओलिवा भी बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो यार बिस्कुट ओलिवा जो है बिल्कुल रेडी तो हो गए होते हैं फाइट के लिए, लेकिन सच में सोचने वाली बात है कि सच में ड्रीम मैच जो है आखिरकार पूरा होने वाला है। योजिरो हानमा वर्सेस बिस्कुट ओलिवा। सच में ये फाइट बहुत ही गजब का होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ओलिवा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं पंच मारने के लिए योजिरो हानमा को। वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं पंच मारने के लिए योजिरो हानमा को। सच में बहुत जोर से योजिरो हानमा उतने में ही पंच मार देते हैं बिस्कुट ओलिवा को। सच में उनका पूरा मुंह ही कवर हो जाता है। वो अपने बुक शेल्फ से बहुत जोर से जाके टकरा जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। उसके बाद वो धीरे से उठते हैं, एकदम आराम से वो उठते हैं और रेडी हो जाते हैं आगे की फाइट लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं वो धीरे धीरे योजिरो हानमा की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और अपना अपना दम दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं।
अब वो दोनों बहुत ही जोर से ताकत लगाना शुरू कर देते हैं। युजिरो हानमा के तो ग्लव्स भी फट जाते हैं। वो कितना ज्यादा ताकत लगा रहे हैं हम ये महसूस कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि युजिरो हानमा जो है बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। इस वजह से ओलिवा जो है एकदम झुक से गए हैं उनके सामने। तभी सीन बदलता है और हम बाकी को देखते हैं। बाकी जो है थोड़ा स्कैन वगैरह करवा रहा होता है पिकल से अपनी इतनी ब्रूटल फाइट के बाद, ये जानने के लिए कि क्या क्या नुकसान हुआ है। कुरेहा शिनोगी जो है ये स्कैन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। तभी हम देखते हैं बाकी कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा अपने शरीर को रगड़ दिया है इन 5 सालों में, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सच में आगे भी चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हम देखते हैं सीन बदलता है और कुरेहा शिनोगी जो है बहुत ज्यादा चौंके हुए हमें नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुरेहा शिनोगी जो है किसी मोगी नाम के डॉक्टर को वहाँ पर फोन करते हैं। वो उसे तुरंत ही बुलाते हैं और वो तुरंत आता भी है। वो कुरेहा शिनोगी को देखता है। वो पूछता भी है कि क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर कुरेहा शिनोगी कहते हैं कि मोगी तुम्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ये देखो। तभी हम देखते हैं एक ब्रेन का स्कैन। वो ब्रेन का स्कैन जो होता है बाकी का होता है और वो देखने में सच में एक डीमन के फेस की तरह लग रहा होता है। वो डॉक्टर ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। कुरेहा शिनोगी भी सच में बहुत ज्यादा चौंका होता है। वो कहता है कि ये सब हानमा ब्लड का कमाल है, इसका ब्रेन सभी इंसानों से अलग है। सच में ये तो एक जीता जागता डीमन जैसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं उन दोनों का रिएक्शन एकदम बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया होता है। मोगी कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा डीमन वाला दिमाग आखिर कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि ये सच में रियल इंसान का हो ही नहीं सकता, ये स्वयं ही डीमन होगा। तभी सीन बदलता है और टोक्यो के गलियों में बाकी शांति से चल के अपने घर की ओर जा रहा होता है। वो अपने फाइट के बारे में भी सोच रहा होता है, लेकिन सच में वो इतनी करारी हार के बाद भी बिल्कुल शांत रहता है। और दूसरी तरफ पिकल का चेकअप वगैरह भी शुरू हो गया होता है, क्योंकि इतनी ब्रूटल फाइट जो उसने लड़ी होती है बाकी से। उसके बाद डॉक्टर पेन हमसे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिकल को मैं आखिर कौन से देश में रखवाऊं, इंडिया में रखवाऊं या बाकी के देशों में। ये पूरा पृथ्वी ही उसके लिए छोटा पड़ने लगा है। पिकल जहाँ जाए वहाँ के लिए थ्रेड बन सकता है। ये सब वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद डॉक्टर पेन और कैप्टन स्ट्राइडम जो है एक जगह में जा रहे होते हैं जहाँ के बारे में उन्हें न्यूज मिली होती है। हम देखते हैं कि वहाँ का एक बहुत मोटा सा दरवाजा बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा होता है, जहाँ पर उन्होंने टी-रेक्स को रखा हुआ था। वो पूरा का पूरा दरवाजा टूटा हुआ होता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट वो होता है। तभी डॉक्टर पेन और स्ट्राइडम धीरे धीरे अंदर जाते हैं। वो उस बड़े से फ्रीजर में देखते हैं, वहाँ पर पिकल बैठा होता है उस बड़े से डायनासोर के ऊपर। उस बड़े से डायनासोर को वो खाने के लिए वहाँ पर आया होता है, उसकी खुशबू को सूंघते हुए। वो बड़ा सा टी-रेक्स वो वही होता है जो कि पिकल के साथ पाया होता है। पिकल जिससे पहले लड़ रहा था और वो लोग जम गए थे, वही वाला डायनासोर वो होता है और पिकल उसे खाने के लिए आया होता है। तभी सीन बदलता है और बहुत दिन बाद हमें मोहम्मद अली जूनियर का रोता हुआ मनहूस चेहरा दिखाया जा रहा होता है। वो बहुत बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा होता है और उसके बारे में बेवफा कोजुए जो है सोच रही होती है। सच में इस बेशरम लड़की के तो क्या कहने। वो सोच रही होती है कि सच में उसका फेस कितना ज्यादा क्यूट है, वो कितना ज्यादा हैंडसम भी है। सच में ये सब वो बिल्कुल सोच रही है बाकी की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद। ये बहुत ही अजीब सी बात है यार। वो उस समय को याद कर रही होती है जब उसने मोहम्मद अली जूनियर को गले लगाया था, जब वो रो रहा था। शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो मोमेंट जब उसने उसे गले लगाया था, उस मोमेंट को वो इतना ज्यादा याद कर रही होती है। सच में बिल्कुल क्या ही कर दिया उसने जैसा। वो लोग एकदम आमने सामने खड़े हुए होते हैं। सच में अब अली जो है बिल्कुल शांत हो गया होता है। वो कोजुए से कहता है कि मुझे आपने बिल्कुल अच्छे से बचा लिया, मैं तो बिल्कुल टूट गया था। आपके इस प्यारे से हग ने मुझे सच में जिंदा कर दिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मुझे बिल्कुल अपना लें। मैं भी आपको अपनाना चाहता हूँ। बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कुछ भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कोजुए, हम दोनों का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन कोजुए उसे मना कर देती है क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत कुछ चांस है बाकी का। इसलिए वो उससे कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं टाइम देता हूँ सोचने के लिए। आप बस अच्छे से सोचिए, उसके बाद मेरे पास आइएगा। मेरे दिल का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं आखिरकार उसके मन में वो मोमेंट आता है, वो पुराना मोमेंट
जो उसके साथ हुआ था। वो बिल्कुल जल्दी में घर से निकली हुई होती है, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही होती है। वैसे ही वो ब्रेड दबाई हुई होती है मुंह में और उसके सामने उस समय बाकी आ जाता है। बाकी भी सेम टू सेम वैसा ही किए हुए होता है। सच में वो लोग एक दूसरे को हाय कहते हैं और यहीं से उनके लव की शुरुआत होती है। उसके बाद वो लोग बिल्कुल स्कूल जा रहे होते हैं साथ में। वो बाकी से शुरू समय ही मिली हुई होती है, ये वही मोमेंट होता है। वो लोग साथ में चल के जा ही रहे होते हैं, तभी धीरे धीरे उनकी नजदीकियां हमें बढ़ते हुए दिखती हैं। वो लोग बिल्कुल हाथ एक दूसरे के करीब करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इस पुरानी यादों से भरा हुआ ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं ये मांगा आगे चल के बहुत ही ज्यादा गजब की होने वाली है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।